वेलकम बैक नाज़रीन, आपका मेज़बान आपके प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उमर शेख साहब। हमने स्पीच थेरेपी के और ऑडियोलॉजी के यहाँ हमने मदू किया है। सवालात का सिलसिला जारी है। एक पहला सवाल ये लेते हैं जो एक मशहूर है, मिथ है, कहावत बन गई है, इसकी हकीकत क्या है? एक डॉक्टर से पूछना चाहिए जो इस चीज़ का मास्टर भी है और जो है स्पेशलिस्ट भी है। डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं कि जिनकी समात नहीं है, ख़राब है, सुनते नहीं हैं, वो जो है बहरे भी होते हैं, गूंगे बहरे भी होते हैं। क्या ये हकीकत है या इसमें ऐसे मिथ बन गई है कि नहीं? असल में ये है कि जो लोग बहरे होते हैं वो गूंगे होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर गूंगा बहरा भी हो, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ कि हर गूंगा बहरा भी हो ये ज़रूरी नहीं है। ये दिमाग में रख ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि और हर बहरा गूंगा ये भी नहीं ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको अच्छा, एक ये है कि एक बच्चा है, वो पैदाइशी उसका कान काम ही नहीं कर रहे, उसके दोनों ईयर्स काम ही नहीं कर रहे, सुन नहीं रहा तो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा कैसे? हम जो उर्दू बोल रहे हैं, जो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो एक परसेप्शन हमारे माइंड में गया है ना, एक हुरूफ तेजी हमारे माइंड में गई है ना, जिसको हमने सुना है। बच्चे के अंदर ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, वो इमिटेट करता है, नकल करता है एक चीज़ को। तो जब वो नकल करता है तो उसको कॉपी करके वो बोलता है, ठीक है। अब वो सुन ही नहीं रहा तो बोलेगा कहाँ से? सही है, ठीक है। तो जिनको बचपन से प्रॉब्लम है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, डेफिनेटली वो बहरे होंगे, वो गूंगे होंगे, ठीक है। जो बहरा होगा वो गूंगा भी होगा, ठीक है। एक बंदा है जिसने 50 साल तक सही बोला है, सही स्पीच है, खुदा ना खासा उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों कान इंजर्ड हो गए, उसकी समात महरूम हो गई, तो वो बोलेगा डेफिनेटली, मगर वो बहरा अपनी जगह पे। जैसे लेट एजिस के लोग होते हैं, आपने देखा बूढ़े लोग ऊंचा सुनते हैं, सही है। 90 ईयर्स के लोग, दोनों के कान डैमेज हो गए अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से भी डैमेज हो जाते हैं, एक इसको हम एजिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं। तो मगर वो बोलते अपनी जगह पर है, मगर सुनते ऊंचा है, भाई क्या कह रहे हो, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट कहते भाई क्या कह रहे हो। बच्चा नहीं कह सकता। अच्छा, बच्चा वो मेंटली तौर पर बिल्कुल ठीक होता है, वो साइन लैंग्वेज बिल्कुल प्रॉपरली समझ रहा होता है, मगर वो बेचारे का बस ही नहीं चलता, वो साउंड ही उसके माइंड में नहीं जा रहा, वो बोलेगा कहाँ? सही है, ठीक है। तो इसके लिए हम बच्चों पे करते क्या है, जो ऑडियोलॉजी ये एक अलग फील्ड है, ये एक सब स्पेशलिटी, तो वो इसमें हम कान के आले कान के आले इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम हेयरिंग एड कहते हैं। ऐसा मैं जो समझ सका हूँ, जाहिर है कि मुझे पहुँचाना भी होता है कि अगर ऐसे लोग मौजूद हों एज फैक्टर के लिए या किसी हादसे की वजह से उनकी उम्र के दौरान, एक वक्त गुजारने के दौरान अगर उनकी समाज से वो महरूम हो जाते हैं, तो जाहिर है कि उनको बोलने की आदत तो होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी भी जानते हैं, अगर आपको इशारे करते हैं, समाज के इशारे भी समझते हैं, तो वो बोल तो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि उसमें एक ऐसी गुंजाइश मौजूद रहती है कि अगर उन्हें आलाए समात लगाया जाए तो वो बेहतर होंगे और ये मसला उनका हल हो सकता है काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक अहम तरीन बात आपने की, काफ़ी हद तक जो लेट एजेस में जिनकी स्पीच डेवलप हो चुकी है, जिनकी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है, मगर किसी एक वो लेट एज की वजह से या खुदा ना खासा किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी समात महरूम हुई है, तो उनको तो हेयरिंग एड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है। बच्चों में इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है हेयरिंग एड, क्योंकि अच्छा, उसमें हेयरिंग एड लगाने के साथ साथ हम उनकी स्पीच, उसको हम कहते हैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, वो एक स्पीच थेरेपी की तरह ही होती है, जिसमें हम ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाते हैं। मतलब जो हेयरिंग बोलने का तरीका सिखाते हैं कि किस तरह बच्चों को, बड़ों को नहीं। हाँ, अच्छा, बच्चों को सिखाते हैं। हाँ। वो इशारों से सिखाते हैं? नहीं, अगर वो उसमें साउंड्स की परसेप्शन देते हैं, जैसे हुरूफ तेजी की तरह, जैसे बा, ता, सा। अच्छा, वो परसेप्शन देते हैं, वो विजुअलाइज करता है, वो टा ऐसे निकल रहा है, वो हाँ, तो वो तैयार होता है, वो तैयार हो के भाई वो साउंड्स मुझे इस तरीके से प्रोड्यूस कर लें। अच्छा, बालों का तो आवाज़ें आ रही होती वो। अच्छा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके सामने मैं कोरियन बोलना शुरू कर दूँ, आप तो उसके हुरूफ तेजी को पकड़ना शुरू कर दो कि बा कह रहा है, ता कह रहा है, आपको एक सेंस, ठीक है। एक उर्दू कहीं आपको दूर से भी सुनाई देगी, आप जल्दी से कैप्चर कर लोगे, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ फीड की हुई है, उसको परसेप्शन देते हैं हम बच्चों को, वो उसको हम कहते हैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी करते हैं। अब उसको कान के आले के साथ साथ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी भी करवाते हैं। अच्छा, बाद वक्त बच्चों में कान का आला प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता है, उसमें हम सर्जिकल इंटरवेंशन देते हैं, जिसमें हम कोक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। कोक्लियर जो वो एक सर्जरी होती है।
कोई गैजेट डालते हैं इसमें, कोई आला डालते हैं इसमें? हेयरिंग एड में तो आला होता है, और वो तो होता है अलग से, वो तो अलग से होता है। outer। जो कॉक्लियर इम्प्लांट कह रहा हूँ ये सर्जिकल इंटरवेंशन है, वो हमारी फील्ड नहीं है, वो एक ENT सर्जन कर रहा होता है, जो इसकी एक स्पेशलाइज्ड एक फील्ड होती है। तो उसमें होता है कि जो ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है, जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है, उसको हम कोक्लिया कहते हैं। वो जो नेचुरली जो कोक्लिया उसको रिमूव करके एक आर्टिफिशियल अंदर इम्प्लांट किया जाता है इनर ईयर में जाके। तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों में काम कर रहा होता है, मगर वो काफ़ी एक्सपेंसिव एक वो सर्जिकल इंटरवेंशन है जो हमारे पाकिस्तान में हो रही है। वो कुछ NGOs इसको वो बाहर भी लगा, उसके असर नजर आते हैं कुछ एक वो होता है, एक जो ऑडिटरी वाला जो एक वो होती है, जो क्या कहते हैं कि जिसमें जो वो होता है, जो माइक जिसको कहते हैं, माइक नहीं कह रहा, सॉरी, जिसको हम रिसीवर कहते हैं, रिसीवर, हाँ सॉरी, रिसीवर। तो वो सिर्फ लगा होता है, बाकी पूरी जो डिवाइस होती है वो अंदर की तरफ लगी होती है, वो जिसको हम वो कोक्लिया इम्प्लांट किया जाता है इनर ईयर की तरफ, अंदर वाला जो ईयर होता है उसकी तरफ इम्प्लांट किया जाता है। उसके बाद भी वो लगाने के बाद बच्चों की ऑडिटरी वर्बल थेरेपी की जाती है, उनको साउंड्स का परसेप्शन दिया जाता है। तो ये मिथ इस तरह नहीं है कि जिस तरह समझा जाता है कि जो गूंगा है वो बहरा भी होगा और जो बहरा है वो गूंगा भी होगा, ऐसा उसमें काफ़ी गुंजाइश होती है। बिल्कुल। उसकी भी कैटेगराइज आप कर सकते हैं कि ये बिल्कुल नहीं सुन सकता, ये बहरा है तो गूंगा भी होगा, गूंगा है तो बहरा भी होगा, लेकिन गुंजाइश मौजूद ये वो डिपेंड करता है कि उसका रीज़न क्या था, रीज़न ही बड़ी मैटर कर रही होती है। अगर वो जो है विरासत में मिला हुआ मसला है तो ठीक नहीं होगा। नहीं, वो भी ठीक हो सकता है, मगर ये कि उसमें जो विरासत में मिला हुआ मसला है ना, उसमें फिर आपकी प्रोग्रेस रेट पे फ़र्क आ जाता है। जिसमें विरासत में मिला होता है वो बच्चा थोड़ा अपना टाइम लेता है ठीक होने में, ये थोड़ा एक इश्यूज आ जाते हैं। बाद होगा प्रेगनेंसी में इश्यूज आ जाते हैं। आपके पास जो मरीज आते हैं, जी, उसको जो आप इलाज करते हैं, थेरेपी देते हैं, लैंग्वेज थेरेपी भी देते हैं जिसको स्पीच थेरेपी कहते हैं, और ऑडियो थेरेपी भी आप करते हैं, इसकी जो ठीक होने का रेशो क्या है? ठीक होने का रेशियो अगर डिपेंड, अच्छा मैंने आपको अभी भी दोबारा से मैं वही कहूँगा मुकम्मल तौर पर कोई ठीक होने का नहीं, काफ़ी मुकम्मल तौर पर मैंने अपने केसेस जो मेरे हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हुए हैं, मगर बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो ठीक नहीं हुए हैं। मैं इसमें मल्टीपल वजूहत है। एक तो उनकी डिजीज़ की सिविरिटी ज़्यादा थी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको क्या बताया, अर्ली इंटरवेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे अर्ली इंटरवेंशन मतलब कि आप जितनी जल्दी लाएंगे इलाज में उतना बेहतर इलाज हो सकेगा। एक बच्चे को अगर एक स्पीच का डिसऑर्डर या लैंग्वेज का डिसऑर्डर 2 साल की उम्र में हो चुका है, वो आया ही आपके पास 8-9 साल की एज में, तो जाहिर सी बात है वो मुकम्मल ठीक होने के उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, लेकिन आप एक अजीब सी बात है कि जब आप कहते हैं कि ज़्यादा उम्र के लोग हैं और उनको समात का मसला होता है और उनको आला समात लगा दिया जाए तो उनमें बेहतर नताइज आते हैं, वो बेहतर नताइज आते हैं। समात वाले मसला अलग है ना, समात वाला हाँ। एक नॉर्मल बंदा है ना, उसने अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारी 50-60 साल, ठीक है, उससे उसको प्रैक्टिस वो मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, जो स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। स्पीच डिसऑर्डर में आप सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला स्पीच डिसऑर्डर है क्या, कौन सा है? एक तो मेरे पास जो ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो स्टटरिंग, हकलाने वाले जो केसेस आते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, जैसे तुतलाने वाले केसेस भी आते हैं। अच्छा, दूसरा स्पीच में एक दूसरा डिसऑर्डर है जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें हमें स्पीच और लैंग्वेज दोनों डिसऑर्डर्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटिज्म। हाँ, ये ऑटिज्म, ये इसको भी आपने बहुत सारे लोगों में लोगों ने वर्ड सुना होगा ऑटिज्म के हवाले से, और आजकल इसकी सबसे ज्यादा प्रेवलेंस हो रही है, बच्चों में ज्यादातर हो रहा है। जी। ये एक साइको सोशल डिसऑर्डर है, एक इसमें बच्चों में एक डिसऑर्डर होता है, उसमें ये भी विरासत में मिलने वाला नहीं, ये विरासत में मिलने वाला अच्छा नहीं। ये एक साइको सोशल डिसऑर्डर है। इसमें वो होता है कि बच्चों को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता जिसमें उसका अटेंशन स्पैन का मसला हो जाता है, ध्यान उसका प्रॉपर नहीं जाता है उसमें बच्चों के। एक बच्चा तो ठीक है, उसी माहौल में पला बड़ा है, और एक बच्चा डिसऑर्डर है, मगर उसका आईक्यू लेवल भी मैटर करता है। एक आईक्यू लेवल होता है ना, जैसे आपने शायद सुना होगा, ये साइकोलॉजिस्ट आईक्यू टेस्टिंग करते हैं। एक बच्चे का आईक्यू लेवल बेचारे के बॉर्डर लाइन पे, मगर उसको माहौल बेचारे को नहीं मिला। एक बच्चे का आईक्यू लेवल बेहतर है, उसको माहौल वही मिला, मगर वो टैकल कर गया, उस सिचुएशन को कोप कर गया, वो दूसरा बच्चा नहीं कर सका। अच्छा, उसमें मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एनवायरनमेंट का बड़ा फैक्टर आता है। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को जो मोबाइल दे देते हैं या टैबलेट दे देते हैं या टीवी पे लगा देते हैं, खास करके एक ही फैक्टर उसके बार बार माइंड में जा रहा है। वो बच्चा ना प्रॉपर आई कांटेक्ट कर रहा है,
نہ دھیان دے کے کسی کی بات سن رہا ہے، نہ پراپر سیٹنگ کر رہا ہے. اور ایموشنل بھی وہ متاثر بالکل ہوتا ہے. آئی کیو اور ایموشنل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، اور موسٹلی اس میں انوائرمنٹ بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے جو اس پہ انفلوئنس اس کا بچوں کے اوپر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ آٹزم کا شکار ہو جاتا ہے. آٹزم کا علاج ہے؟ بالکل علاج ہے اس کی بھی. وہی میں نے بات کی، اس کی ارلی انٹرونشن ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم مدد لے رہے ہوتے ہیں سائیکولوجسٹ کی، جو سائیکولوجسٹ کے بیہیویئر کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو پراپر سیٹنگ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، آئی کانٹیکٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کی بھی مدد لے رہے ہیں. اسکولز ہوتے ہیں اس کے لیے؟ بالکل اسپیشل اسکولس ہوتے ہیں، مگر ہمارے ہاں اسپیشل یہ ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں. کچھ ادارے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، مگر ہمارے ہاں ابھی بھی یہ اتنے پراپر اسکولس ہیں نہیں اسپیشل کے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کسی نہ کسی خاص میدان میں بہت جینیس بھی ہوتے ہیں، وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گھر والے؟ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میرا ایک جاننے والا بچہ ہے، وہ آپ یقین مانیں گے وہ آٹزم ہے. کوئی اس کو پکارے گا وہ جواب بھی نہیں دے گا، وہ کسی کی دھیان سے بات سنے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ ٹک کے بھی نہیں بیٹھے گا. مگر آپ اس کو کوئی سا موبائل دے دیں گے نا، وہ اس موبائل میں جو مقررہ گیم کسی فولڈر میں چھپا ہوا ہے نا وہ نکال کے دے دے گا. اچھا. کیونکہ اس کے ذہن میں جو انوائرمنٹ ہے نا وہ گیم فیڈ کیا ہوا ہے، وہ اس فیلڈ میں جینیس ہوتے ہیں جس میں اس کا ایک بیہیویئر بنا ہوا ہے. ہمارے ایک وہ شاید میں ان کا پورا نام جو ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اقبال پتہ نہیں کیا نام تھا، کہ ہمارے مصور بھی رہے، وہ ان کی ہسٹری میں بتایا جاتا ہے، مجھے تو خیر کنفرم نہیں کہ وہ بچپن میں آٹزم کے پیشنٹ تھے. اچھا. مگر وہ کیونکہ ان کا ایک مائنڈ بنا ہوا تھا آرٹنگ میں، وہ آرٹ میں یا پینٹنگ میں، تو وہ ایک اچھے پینٹر ہو کر نکلے تھے پاکستان کے. انہوں نے ملکی سطح پہ اپنا نام بھی روشن کیا. بہت ساری ایسی سیلیبریٹیز ہیں. اور آپ کی بات کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی میدان میں آپ اپنے ذہن سازی کر لیں تو اسی میدان کے ہو کے رہ جاتے ہیں. آپ سوشلی بکھر جاتے ہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا آپ کو، آپ اس سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. اور جو ذہنی دباؤ ہے اس کی وجہ سے آپ ہائپر بھی بہت ہوتے ہیں، مسائل بھی پیدا کرتے ہیں. تو اس لیے کہا ایز ڈاکٹر میں آپ ہی کی رائے لوں گا، آپ کا مسترد ہے آپ کا فرمایا ہوا کہ ایسی صورتحال میں بچے کی تربیت میں مختلف شعبہ ہے زندگی میں دلچسپی کے لیے اسے تیار کرنا چاہیے. بالکل ایک ہی میں پھنسا کے نہیں رکھنا چاہیے. اگر کوئی کمپیوٹر کا اس کا ہو رہا ہے تو اس کو اس سے نکالنا چاہیے. بالکل یہ بہت ضروری ہے. اور بچوں کو اچھا دوسرا آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا آج کل کے بچے گیمز والے ویڈیو گیم والے جو گیمز ہیں وہ اچھے طریقے سے کھیل لیتے ہیں، مگر جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز جو فزیکل ایکٹیویٹیز والی جو اسپورٹس ہیں وہ کھیلنے سے قاصر ہیں. اور وہی اصل اسپورٹس ہے جو آپ کی ذہنی نشوونما بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک سوشلی اویئرنیس بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جو اسٹیریوٹائپ جو بیہیویئر ہوتا ہے نا بار بار جو ہمارا ایک جو وہ ہوتا ہے اسکریننگ کا جو اسٹیمولس جا رہا ہے موبائل کا، ٹیبلٹ کا، ٹی وی کا، یہ اس کی وجہ سے یہ زیادہ اس کی پریولنس ہو رہی ہے آٹزم کی. ڈاکٹر صاحب یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پھر بات ہوگی. ڈاکٹر عمیر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر خدمت ہوں گے.